हेलो फ्रेंड्स, एनसीईआरटी क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है, अभिनंदन है। साथियों, हम लोग प्रतिदिन आपको इंग्लिश पेडागोजी के वीडियो प्रोवाइड्स कर रहे हैं। उसी क्रम में आज का हमारा ये वीडियो है, तो चैनल को सब लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक और कमेंट हो कि अपना स्कोर कितना प्राप्त किए हैं उसको कमेंट में लिखिए। चलिए शुरू करते हैं आज के अपने पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? टीचिंग एड्स सच एज चार्ट्स, मैप्स, पिक्चर एंड ड्राइंग शुड बी यूज्ड बाय टीचर एज दे। मतलब आप जो चार्ट, मैप्स, पिक्चर हैं, ड्राइंग्स हैं, इनका जो है शिक्षण सहायक साधनों का उपयोग शिक्षक के द्वारा किस प्रकार से किया जा रहा है उसके बारे में कह रहा है। अब यहाँ पर दे रखा है फर्स्ट ऑप्शन आपका प्रिपेयर स्टूडेंट्स मेंटली, मतलब स्टूडेंट को प्रिपेयर करता है, तो बिल्कुल सही है। मोटिवेट फॉर फ्यूचर प्रिपरेशन, ये भी आपका सही है। और नॉट एक्सपेंसिव, और ये महंगा भी नहीं है, तो तीनों भी आपका सही है। कौन सा? फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, तीनों ऑप्शन सही है। कौन? ऑल ऑफ दिस। फोर्थ ऑप्शन में क्या है? ऑल ऑफ दिस, तो इसका फोर्थ ऑप्शन सही होगा, ऑल ऑफ दिस। समझ में आया ना? प्रिपेयर स्टूडेंट्स मेंटली, मोटिवेट भी करता ही है और आर नॉट एक्सपेंसिव भी है। तो तीनों चीज में चार्ट, मैप जैसे साधन होते हैं, बच्चे को तैयार करते हैं। अब यहाँ पे कीवर्ड के रूप में अगर हम लोग देखें तो यहाँ कौन सा कीवर्ड काम कर रहा है? तो वो कीवर्ड क्या है? विजुअल मोटिवेशन। यहाँ पे मोटिवेशन, या हम कह सकते हैं कॉस्ट इफेक्टिव भी इसको कह सकते हैं, कॉस्ट इफेक्टिव। बस यही होते हैं कीवर्ड, आपको समझना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? आइडेंटिफाई द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ इंस्ट्रक्शनल मटेरियल यूज्ड इन द क्लासरूम इंस्ट्रक्शन। मतलब जो आपका इंस्ट्रक्शनल मटेरियल है उनकी विशेषताओं का पहचान करना है, उपयोग की जाने वाली विभिन्न सामग्रियों, शिक्षण सामग्रियों को देखते हुए। अब यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है ऑडियो विजुअल एड्स एज मोटिवेटर, बिल्कुल सही होता है। शिक्षण सामग्री में मौखिक जो ऑडियो विजुअल है ये आपका प्रेरक के रूप में कार्य करती है। सप्लीमेंट ओरल टीचिंग, आपका जो मौखिक टीचिंग शिक्षण है सप्लीपूरक के रूप में कार्य करे। सेव एंड टाइम, एनर्जी भी आपका सही है, समय भी बचता है इसमें और कम ऊर्जा भी खपत होती है। तो दोनों प्रोवाइड डायरेक्ट एक्सपीरियंस, प्रत्यक्ष अनुभव प्रदान करती है, बिल्कुल। तो आपके चारों ऑप्शन सही हैं। इसका मतलब जो उत्तर होगा क्या होगा? ऑल ऑफ दिस। कौन सा? ऑल ऑफ दिस उत्तर आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कीपिंग इन अ व्यू, क्या कर रहा है? क्वेश्चन 3, कीपिंग इन अ व्यू सिग्निफिकेंस ऑफ टेक्स्ट बुक, व्हाट शुड वन कीप हिज माइंड व्हाइल सेलेक्टिंग अ टेक्स्ट बुक। मतलब पाठ्यपुस्तक के महत्व में हम लोग ध्यान रखते हुए क्या करें? पाठ्यपुस्तक का चयन करते समय किन बातों पर ध्यान रखना चाहिए, इसके बारे में बोल रहा है। अब इसका ऑप्शन क्या दे रखा है? एज, इंटरेस्ट एंड इंडिविजुअल डिफरेंसेस, मतलब आप आयु, रुचि और व्यक्तिगत भिन्नता को ध्यान में रखिए, बिल्कुल आपका सही ऑप्शन है। सेकेंड ऑप्शन क्या कह रहा है? द कवर शुड बी अट्रैक्टिव एंड क्वालिटेटिव, मतलब क्वालिटी भी होना चाहिए, अट्रैक्टिव भी होना चाहिए, तो दोनों ये भी सही है। टेक्स्ट बुक शुड बी कवर द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस सब्जेक्ट, बिल्कुल सही है, इसको भी कवर करना है पाठ्य पुस्तक में, विषय के उद्देश्य को भी पूरा करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। अब यहाँ पे दे रखा है द पब्लिशर ऑफ द बुक शुड बी वेल नोन, मतलब पब्लिशर के बारे में प्रकाशक का प्रसिद्धि होना चाहिए, तो ये इतना क्लियर नहीं है, इतना सही नहीं है, तो आपका फोर्थ ऑप्शन सही गलत हो जाएगा। 1, 2, 3 तीनों ऑप्शन सही हो जाएंगे, मतलब कौन सा? 1, 2, 3 यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। 1, 2, 3 ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है फोर्थ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंस्ट्रक्शन मटेरियल। फिर इंस्ट्रक्शनल मटेरियल से रिलेटेड सवाल है, आपको पता ही है। इसमें ऑप्शन दे रखा है, इसमें सेव टाइम एंड एनर्जी बिल्कुल बचता है, मेक लर्निंग परमानेंट भी बचता है। अच्छा, इसमें नॉट पूछ रखा है, ध्यान दीजिएगा। तो इंस्ट्रक्शनल मटेरियल में तो आप क्या करते हैं? सेव टाइम एंड एनर्जी बचा लेते हैं, लेकिन हमें बताना क्या है जो गलत हो। अब यहाँ सेव पेपर की बात कर रहा है और यही ऑप्शन गलत है। परमानेंट वाला भी सही है, या सेव पेपर ही गलत है। और इनडिसिप्लिन दिया हुआ है, प्रिवेंट इनडिसिप्लिन, ये भी आपका सही। कौन सा? थर्ड ऑप्शन गलत है, सेव पेपर। इसमें सीखने को आसान बनाना है इंस्ट्रक्शनल मटेरियल को। जो इंस्ट्रक्शनल मटेरियल दिया हुआ है इसका मुख्य काम क्या है? सीखने को आसान बनाना। सेव पेपर मतलब पेपर को सेव करना नहीं है, सीखने, लर्निंग को आसान बनाना है, इसलिए थर्ड ऑप्शन आपका उत्तर सही है, क्योंकि इसमें गलत नॉट का प्रयोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट कर रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रामर टीचिंग मेथड डिस्टर्ब्स द टीचिंग ऑफ अ टेक्स्ट बुक ऑफ कंपोजिशन राइटिंग एट टाइम्स। ग्रामर टीचर मेथड की बात कर रहा है। जो व्याकरण ग्रामर टीचर मेथड है ये कभी कभी पाठ्य पुस्तक या रचना लेखन में बाधा डालती है।
अब ऑप्शन दे रखा है क्या, डिडक्टिव मेथड, तो ये बाधा नहीं डालती है, ये आपका नहीं होगा। इंडक्टिव मेथड भी ये आपका बाधा नहीं डालती है। नेक्स्ट इंडक्टिव डिडक्टिव मेथड, ये भी आपका बाधा नहीं है। इसमें फोर्थ ऑप्शन क्या दे रखा है, इंसिडेंटल मेथड, बिल्कुल आपका ये बाधा डालती है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, इंसिडेंटल मेथड को, ये इसको हम लोग प्रासंगिक विधि भी कहते हैं। इसका काम क्या है, जब पढ़ाते पढ़ाते बीच में जो व्याकरण सिखाया जाता है, कभी कभी जो मुख्य पाठ का प्रवाह होता है वो फ्लो टूट जाता है। क्या होता है, फ्लो का टूट जाना, किसके अंतर्गत, इंसिडेंटल मेथड के अंतर्गत आता है। इंसिडेंटल मेथड आपका फ्लो टूट जाता है, इसलिए ये गलत हो जाएगा। ये तीनों सहायक हैं ग्रामर टीचिंग मेथड में, ठीक, लेकिन ये थोड़ा सा फ्लो को तोड़ देती है, इसलिए सहायक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है कमांड ऑफ लैंग्वेज गिव्स अ फीलिंग ऑफ, इसका मतलब कर रहा है जो कमांड्स ऑफ है कि भाषा पे कमांड करने का लैंग्वेज भावना आती है। अब इसमें दे रखा है कॉन्फिडेंस, बिल्कुल सही है कॉन्फिडेंस। जब आप भाषा पर कमांड कर लेंगे तो कैसी फीलिंग महसूस करेंगे, कॉन्फिडेंस की ही तो फीलिंग महसूस करेंगे। सेटिस्फेक्शन, सेटिस्फेक्शन मतलब संतुष्टि तो इतना है नहीं, सिक्योरिटी भी नहीं है। कौन सा सही हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। जब आप किसी भाषा पर अच्छी पकड़ बना लेंगे तो वह समाज में क्या करेंगे, आत्मविश्वास के साथ उस पर बात कर सकते हैं, तो उससे क्या होता है, आत्मविश्वास बढ़ता है। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, when language is learned naturally and without any systematic practice, then it is called as first language। उसके बाद सेकंड दे रखा है डेप्थ, एक्विजिशन, नन ऑफ दिस। इसमें कह रहा है कि जब आप स्वाभाविक रूप से बिना किसी व्यवस्थित रूप से सिस्टमैटिक प्रैक्टिस के रूप से भाषा को सीखते हैं, प्रकृति के रूप मतलब प्राकृतिक रूप से भाषा सीखते हैं, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, लैंग्वेज एक्विजिशन कहते हैं। कौन सा, भाषा अर्जन हो जाएगा। आपका थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। नॉम चॉम्स्की ने भी यही कहा था, किसके लिए हमें भाषा अर्जन में क्या है, मातृभाषा बिना किसी स्कूल या व्याकरण के भी सीखी जा सकती है, तो वही चीजें नेचुरल, अब यहाँ पे नेचुरल प्रोसेस ही है, तो यही आपका क्या होगा, कीवर्ड हो जाएगा, प्रोसेस, नेचुरल प्रोसेस है, यही आपका कीवर्ड है, यहां से भी पकड़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, और जो भाई बहन कर रहे हैं कि थोड़ा टफ क्वेश्चन ऐसे ही घुमा के पूछता है, ये आपके सब पेपर में आए हुए प्रश्न है, कोई हम थोड़ी बना के दे रहे हैं, ये संभावित हैं, एक दो प्रश्न हम लोग संभावना में करते हैं, बाकी जो पेपर में आता है ज्यादातर उसी में समझाते हैं, क्योंकि उसी से आपका पूरा पाठ कवर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा है व्हेन लैंग्वेजेस आर लर्नड विदाउट एनी प्रैक्टिस इट इज कॉल्ड एज। अब यहाँ फिर देखिए दे रखा है, क्या दे रखा है कि कौन सी भाषा लर्निंग के चरणों में से एक नहीं है। अब आप समझिए कि हम लोग किसको विदाउट सीखते हैं, तो वो भी क्या हो जाएगा ऑप्शन, वो भी आपका क्या होगा, जो ऑप्शन होगा क्या होगा, एक्विजिशन ही होगा, क्योंकि जिस भाषा को हम लोग सीखने के लिए कहीं नहीं जाते हैं, बिना अभ्यास बिना सचेत के ही सीख जाते हैं, वही तो कहलाता है अर्जन। कौन सा, थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अब इसमें एक चीज हम लोग समझें कि अगर कीवर्ड आपको पता करना हो तो इसका कीवर्ड क्या होगा, एफर्टलेस, क्या होगा, एफर्टलेस। अब यहाँ लिखा हुआ एफर्टलेस क्या है, विदाउट एनी प्रैक्टिस, यही तो है एफर्टलेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 9, द वे थ्रू विच द आर्ट ऑफ यूजिंग स्किल एंड प्रैक्टिस इज गिवन टू लर्न इट देन इट इज कॉल्ड, मतलब वह तरीका जिसमें किसी भी माध्यम से कौशल स्किल का उपयोग करने, द आर्ट ऑफ, अब यहाँ पर दे रखा है क्या, द आर्ट ऑफ यूजिंग स्किल एंड प्रैक्टिस इज गिवन टू लर्न, आर्ट और उसे सीखने के लिए अभ्यास में दिया जाता है, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, जब हम किसी तरीका को कौशल का उपयोग करते हुए कला और उसको सीखते हैं, अभ्यास के माध्यम से सीखते हैं, उसे क्या कहा जाता है, उसी को कहा जाता है लर्निंग, अधिगम। क्या कहा जाता है, अधिगम, लर्निंग, क्योंकि उसी को तो हम लोग सीखते हैं। इसमें प्रैक्टिस की भी जरूरत होती है, लर्निंग में प्रैक्टिस की भी जरूरत होती है, यह एक फॉर्मल कंडीशन होती है इसकी, औपचारिक प्रोसेस, और ये कहाँ होती है, स्कूल में होती है, ठीक। तो ये अब इसमें कीवर्ड आपको क्या होगा, कीवर्ड अब देखिए यहाँ पर आप देख लीजिए, प्रैक्टिस, यूजिंग स्किल एंड प्रैक्टिस। अब इसका कीवर्ड क्या हो जाएगा, फॉर्मल हो जाएगा, क्योंकि फॉर्मल ढंग से सीख रहे हैं, प्रैक्टिस भी हो जाएगा, ये कीवर्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है,
विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द स्टेजेस ऑफ लर्निंग। अब इसमें देखिए इज नॉट, जैसे नाटा है उसको कवर कर लीजिए आप, इज नॉट। अब क्या कह रहा है कि कौन सा सीखने लर्निंग के चरण में से नहीं है। अब फिर से आ गया आपका एक्विजिशन, मेंटेनेंस, जनरलाइजेशन, एडॉप्शन। तो अब इसमें इतने हैं। तो जो एडॉप्शन होता है, अनुकूलन होता है, वो किस में आता है? सीखने के मुख्य चरण में हम लोग किसको किसको मानते हैं, पहले हम लोग जाने। देखिए सीखने के मुख्य चरण में आता है आपका एक्विजिशन, QUISITION, एक्विजिशन आता है। उसके बाद आपका आता है फ्लुएंसी भी आता है, फ्लुएंसी। फिर मेंटेनेंस भी आता है, मेंटेनेंस हो गया। जनरलाइजेशन भी आता है। ये सारे ऑप्शन तो आपको दिए हुए हैं। इसमें नहीं आता क्या? तो एडॉप्शन ही नहीं आता। ठीक, तो ये होते हैं एक्विजिशन, लर्निंग के चरण है, स्टेजेस हैं। क्या? फ्लुएंसी, मेंटेनेंस, जनरलाइजेशन, एक्विजिशन, ये सब सीखने के मुख्य चरण है। एडॉप्शन उसके अंतर्गत नहीं आता है। कीवर्ड क्या है? स्टैंडर्ड स्टेज, ये आपका कीवर्ड में आ जाता है। स्टैंडर्ड स्टेज क्या है? यही सब है स्टैंडर्ड स्टेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? द एम इज दैट द चाइल्ड शुड लर्न टू डू टास्क बोथ एक्यूरेटली एंड क्विकली। द स्टेटमेंट फिट्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेज। मतलब इसमें कह रहा है कि जो आपका है एम, लक्ष्य, तो एम यह है कि बच्चा कार्य को सटीक एक्यूरेटली एंड क्विकली, मतलब एक्यूरेट या क्विकली, शीघ्रता से करना सीखे। यह कथन किस चरण में फिट बैठता है, मतलब कौन से चरण में फिट बैठता है कि लक्ष्य को आप क्या करें, बच्चा कार्य को सटीकता और शीघ्रता से करें। ये जो है ये किस में आएगा? तो एक्विजिशन, अर्जन, तो ये जीवन पर्यंत, मतलब जब तक वो विद्यालय में नहीं जा रहा है तब तक मातृभाषा, मदर टंग के रूप में ये सीखेगा। मदर टंग के रूप में जो भाषा सीखता है वही आपका क्या है? एक्विजिशन। मेंटेनेंस और जनरलाइजेशन जो है ये इनके फ्लुएंस हैं, लेकिन जो एक्यूरेटली और क्विकली ये जो है ये फ्लुएंसी का पार्ट है। जो फ्लुएंसी होती है, प्रवाह होता है, यह किसी कार्य को न एक्यूरेट और क्विकली दोनों करना चाहता है, इसलिए फ्लुएंसी का मतलब भी होता है एक्यूरेट एंड क्विकली, मतलब सही और तेजी से करना, यही होता है फ्लुएंसी आपका। तो कौन सा? फोर्थ ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है विच ऑफ द फॉलोइंग इज और प्रोडक्टिव स्किल्स, मतलब प्रोडक्टिव स्किल्स के बारे में कौन सा इसमें प्रोडक्टिव स्किल है। हमने कई बार इस प्रश्न को हल करा दिया है। इसमें दे रखा है स्पीकिंग, राइटिंग, स्पीकिंग राइटिंग बोथ ए एंड बी दोनों। प्रोडक्टिव स्किल में कौन आते हैं? दोनों आते हैं, स्पीकिंग भी आता है आपका और राइटिंग भी आता है, ये दोनों प्रोडक्टिव के अंतर्गत आते हैं। इन्हें हम लोग प्रोडक्टिव क्यों कहते हैं? क्योंकि हम भाषा उत्पन्न किए हुए ना, जैसे स्पीकिंग हो गया, बोलना, लिखना, ये हम भाषा को उत्पन्न या प्रोड्यूस करते हैं, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? प्रोडक्टिव स्किल। कौन सा? थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आप थोड़ा सा आउटपुट देखिए, आउटपुट, तो ये आपका होगा कीवर्ड, ये आउटपुट स्किल्स के अंतर्गत आते हैं, चाहे प्रोडक्टिव स्किल कहें, और प्रोडक्टिव को ही आउटपुट स्किल भी कहा जाता है। कौन सा? आपका थर्ड ऑप्शन सही होगा, बोथ ए एंड बी दोनों आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, अच्छे से समझिएगा। इसमें दे रखा है इंस्ट्रक्टर्स कैन हेल्प स्टूडेंट्स ओवरकम दिस reticence by assuring them that misunderstanding and the need of clarification can occur in any type of interaction, whatever the participants' language skill levels. The particular strategy refers to which of the following. अब यहाँ पर जो है मतलब इसको हम लोग देखें, इंस्ट्रक्टर्स कैन हेल्प स्टूडेंट ओवरकम, जो प्रशिक्षक छात्रों को आश्वासन देते हैं, ओवरकम दिस, देखिए यहाँ पे लिखा है एश्योरिंग देम दैट मिसअंडरस्टैंडिंग, मतलब उनकी झिझक को दूर करने में मदद कर रहे हैं। किसमें मदद कर रहे हैं? आपका रेटिसेंस बाय एश्योरिंग देम मिसअंडरस्टैंडिंग, जो उनकी गलतफहमी और झिझक है इनको दूर करने में मदद कर रहे हैं, और स्पष्टीकरण की आवश्यकता किसी भी प्रकार से
बातचीत में कर सकते हैं। अब यहाँ पर चाहे प्रतिभागी भाषा कौशल के कुछ स्तर हो, यह विशेष रणनीति किससे संदर्भित करती है, इसके बारे में बताना है। दिस पर्टिकुलर स्टेज रिफर्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग, मतलब ये किसके बारे में कह रही है, इसको समझना है। फिर से बात को समझिए, यहाँ पर ऑप्शन देखते जाइए, फिर बात को समझते जाइए। ऑप्शन क्या कर रहा है, ऑप्शन कर रहा है यूजिंग मिनिमल रिस्पॉन्सेस। सेकेंड ऑप्शन क्या है, मिनिमम रिस्पॉन्सेस का मतलब क्या हो गया कि न्यूनतम प्रक्रियाओं का उपयोग करना। फिर यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन है रिकॉग्नाइजिंग स्क्रिप्ट्स। रिकॉग्नाइजिंग स्क्रिप्ट मतलब स्क्रिप्ट को पहचानना। अब थर्ड ऑप्शन लैंग्वेज टू टॉक अबाउट लैंग्वेज, मतलब आप भाषा के बारे में बात करने के लिए भाषा। अब नन ऑफ द अबव सॉल्यूशन, इसका कोई सही नहीं है। लैंग्वेज कौन सा, फोर्थ ऑप्शन क्या है, नन ऑफ द अबव सॉल्यूशन, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, ये होगा। अब इसका जो ऑप्शन दे रहा है, अब यहाँ पे समझिए बात को कि जो लैंग्वेज टू टॉक अबाउट लैंग्वेज है, इसका अर्थ समझिए, इसको हम लोग कहते हैं मेटा लैंग्वेज। क्या कहते हैं, मेटा लैंग्वेज भी कहते हैं। ये क्या होता है, ये शिक्षक जो है समझाता है कि भाषा में गलती होना क्या है, सामान्य बात है। जो मेटा लैंग्वेज है, मेटा लैंग्वेज में टीचर ये समझाता है कि लैंग्वेज में गलती होना सामान्य बात है, लेकिन भाषा का जो उपयोग है वो क्या है, प्रकृति को समझाने के लिए कर रहा है। तो कौन सा, थर्ड ऑप्शन ही सही होगा। चूंकि यहाँ पर जो मेटा लैंग्वेज टू टॉक अबाउट लैंग्वेज है, इसी को हम लोग मेटा लैंग्वेज कहते हैं, और इसमें प्रकृति की ही बात करता है। टीचर जो है प्राकृतिक रूप से समझाने के लिए कर रहा होता है किसका, भाषा का उपयोग। कौन सा, थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर, यही इसमें कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, द फैक्टर विच द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्फ्लुएंसिंग द इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट ऑफ द इंडिविजुअल इज, मतलब आपका जो व्यक्ति बौद्धिक विकास को प्रभावित करने में महत्वपूर्ण कारक कौन सा है, इसके बारे में कर रहा है। तो अब इसमें देखिए फैमिली इन्वायरमेंट प्रभावित कर रही है, बिल्कुल ये प्रभावित करती है। इसको जो है सेकंड स्कूल इन्वायरमेंट नहीं, नेबरहुड भी नहीं, कल्चरल इन्वायरमेंट, ये तीनों नहीं करते, लेकिन कौन करता है, फैमिली जो इन्वायरमेंट है बौद्धिक विकास को प्रभावित कौन सा कारक करता है, फैमिली इन्वायरमेंट बहुत प्रभावित करता है। क्योंकि बच्चे का जो बौद्धिक विकास होता है वो क्या होता है, वो सब शुरुआती में अपने परिवार के साथ ही होता है। तो परिवार या घर का वातावरण सबसे ज्यादा उससे प्रभावित करेगा। कौन सा, फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट आर द बेटर ऑप्शन फॉर। अब यहाँ पर ऑप्शन फर्स्ट मतलब जो वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट है ये किसके लिए बेहतर है। अब यहाँ पर ऑप्शन दे रखा है लिटरेट पर्सन्स, लिटरेट पर्सन्स के लिए, बिल्कुल लिटरेट पर्सन के लिए। जो साक्षर वर्बल टेस्ट किसका होता है, लिटरेट पर्सन्स के लिए होता है। क्योंकि वर्बल इंटेलिजेंस का मतलब क्या है, पढ़ने लिखना जो है, वही वर्बल जो टेस्ट है किसके लिए होता है, पढ़े लिखे व्यक्तियों के लिए होता है। तो कौन सा, लिटरेट पर्सन ही हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन ही आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन व्यू ऑफ द साइकोलॉजिस्ट द डेवलपमेंट ऑफ इंटेलिजेंस टेक्स प्लेस इन द एज ग्रुप ऑफ, मतलब जो मनोवैज्ञानिक है बुद्धि विकास का आयु वर्ग होता है, कौन सा आयु वर्ग होता है, इसके बता किसके अनुसार, साइकोलॉजिस्ट के अनुसार बताना हुआ है। ओनली अप टू 12 ईयर्स, ओनली अप टू 16 ईयर्स, बिल्कुल 16 ईयर्स तक साइकोलॉजिस्ट मानते हैं कि अधिकतम किशोरावस्था तक बुनियादी जो आईक्यू लेवल है, अधिकतम विकास कब होता है, 16 ईयर्स में होता है। क्योंकि उस समय किशोरावस्था होता है, किशोरावस्था में हाईएस्ट लेवल होता है किसका, हाईएस्ट लेवल होता है आपका इंटेलिजेंस, बुद्धि विकास का, डेवलपमेंट ऑफ इंटेलिजेंस का। कौन सा, सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा, ओनली अप टू 16 ईयर्स। पियाजे भी यही चीज कहते हैं, ठीक है। कौन सा, आईक्यू लेवल हाईएस्ट कितना, 16 ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है द इंटेलिजेंस टेस्ट हैविंग लैंग्वेज एज इट्स कंटेंट और कॉल्ड, मतलब जो आपका लर्निंग से संबंधित है ना, लर्निंग इंटेलिजेंस टेस्ट हैविंग लैंग्वेज, इंटेलिजेंस बुद्धि से संबंधित आपका किसमें होगा, बुद्धि परीक्षण भाषा उसकी सामग्री के रूप में होती है, कहा जाता है। मतलब कंटेंट और कॉल्ड इसको कहते हैं। जो बुद्धि परीक्षण है, इंटेलिजेंस टेस्ट है, इसको भाषा परीक्षण के रूप में हम लोग उसको क्या कहते हैं, वर्बल टेस्ट। तो बिल्कुल अभी अभी हम लोगों ने चर्चा किया, उसी को कहते हैं वर्बल टेस्ट। कौन सा, फर्स्ट ऑप्शन ही सही होगा। ये सब क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, सब प्रश्न आए हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक आर नॉट एसोसिएटेड विद लर्निंग, मतलब कौन सी विशेषता लर्निंग से रिलेटेड नहीं है, संबंधित नहीं है। अब इसमें दे रखा है द परमानेंट चेंज इन बिहेवियर, ये किसके अंतर्गत आता है, लर्निंग से संबंधित है, तो आपका सही हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए हमको नहीं बताना है, आर नॉट के बारे में कह रहा है, एक्विजिशन ऑफ अ न्यू प्रोसेस, बिल्कुल ये भी आपका सही है। अब थर्ड ऑप्शन कह रहा है डिसोसिएशन बिटवीन स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स, मतलब आपका स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के बीच विच्छेद, ये आपका गलत हो जाएगा, विच्छेद नहीं, कौन सा, थर्ड ऑप्शन सही है। यहाँ पर संबंध बनाने की बात होती है, न कि विच्छेद करने की बात होती है। अब यहाँ स्टिमुलस रिस्पॉन्स के बीच क्या हो रहा है, डिसोसिएशन हो रहा है, जबकि होना क्या चाहिए, एसोसिएशन होना चाहिए, संबंध बताने की बात। तो यहाँ जो कीवर्ड होगा क्या होगा, एसआर बॉन्ड थ्योरी ही कीवर्ड है, एसआर बॉन्ड थ्योरी यही आपका कीवर्ड है, क्योंकि वहां पर स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स के बीच एसोसिएशन होता है, न कि डिसोसिएशन। तो कौन सा, थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है द मीनिंग्स ऑफ द टर्म कंडीशनिंग इज, अब यहाँ पर दे रखा है द मीनिंग ऑफ द टर्म कंडीशनिंग इज का मतलब क्या है, कंडीशनिंग शब्द का अर्थ बताना है आपको। कुछ आपका ऑप्शन क्या दे रखा है, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ एसोसिएशन, बिल्कुल आपका यही ऑप्शन सही है, जुड़ाव या साहचर्य की स्थापना, बिल्कुल ए ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। अब ये सोच रहे हैं ये सब सवाल नहीं आएगा, कंडीशनिंग का मतलब क्या होता है, अनुबंधन, कंडीशनिंग का मतलब अनुबंधन, और ये क्या करता है, स्टैब्लिश करता है दो चीजों के बीच में, दो कनेक्शन है ये, तो इसका जो होगा कंडीशनिंग का मतलब कनेक्शन। ये जो पावलव थे, पावलव यान पावलव के उसमें जो अनुबंधन का सिद्धांत है उसी में है आपका, जैसे घंटी बजाना, ला टपकना क्या है, ये कनेक्ट करता है ना, तो वही चीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, नॉट को आप कर लीजिए हाईलाइट, अ कॉमन प्रॉब्लम एसोसिएटेड विद एडोलसेंस, मतलब किशोरावस्था से संबंधित कॉमन प्रॉब्लम, कौन सी बीमारी जो सामान्य नहीं है। यहाँ पे हाइपोकॉन्ड्रिया लिखा हुआ है, हाइपोकॉन्ड्रिया क्या है, एक काल्पनिक डर की बीमारी है, इसमें काल्पनिक डर होता है। जो स्किज़ोफ्रेनिया है ये गंभीर मानसिक बीमारी है, ये किसी भी उम्र में हो सकती है, क्या, गंभीर मानसिक बीमारी, ये किसी भी एज में हो सकती है, ये नॉट कॉमन, मतलब ये एडोलसेंस में ही हो ये जरूरी नहीं है, ये आपका शैशवावस्था में भी हो सकती है, बाल्यावस्था में भी हो सकती है, इसलिए ये सब ये कॉमन बीमारी नहीं है। अब यहाँ देखिए लिखा हुआ मूड डिसऑर्डर्स, ये आपका अधिक सामान्य है, किसका, एडोलसेंस का। यहाँ ईटिंग डिसऑर्डर्स, मतलब ये दोनों ईटिंग डिसऑर्डर या मूड डिसऑर्डर, ये सब अधिक सामान्य बातें हैं एडोलसेंस किशोरावस्था से रिलेटेड। बट जो स्किज़ोफ्रेनिया है ये गंभीर मानसिक बीमारी है, किसी उम्र में बच्चे को हो सकती है, तो इसलिए इसका जो उत्तर होगा सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा, स्किज़ोफ्रेनिया इज द राइट आंसर, क्योंकि ये किसी भी उम्र में हो सकता है। अब मित्रों आपको ये जो प्रश्न है, अब ये प्रश्न बहुत ही विश्लेषित प्रश्न है, ये सब प्रश्न आते हैं आपकी परीक्षा में, आए हुए भी हैं। अब आप चेक करिएगा इनको कि कितना आपने किया, स्कोर को कमेंट में जरूर बताइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथियों आज बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।